बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता लेक्चर्स में हमने Vue.js को यूज़ किया था। उसको यूज़ करते हुए हमने कुछ चीज़ें भी दिखाई थी, जिसमें से एक हमारे पास कार्ट थी। कार्ट के इंडेक्स में हमने तमाम प्रोडक्ट्स दिखाई थी। जो भी हम कार्ट में ऐड कर देते हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आती है। इस पे जो लूप है हमने Vue.js के थ्रू लगाया था। अब इसमें सीरियल नंबर की जगह 1 2 3 दिखाना है। यहाँ पे सीरियल नंबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वो सीरियल नंबर शो नहीं हो रहा। तो हमने यहाँ पे सीरियल नंबर शो कराना। तो यह जो भी आप अरे से एटम निकालते हैं कि एटम इन कलेक्शन, तो एटम की जगह पे आप ब्रैकेट्स लगाएं, एटम और इसको कॉमा इंडेक्स लिखें। तो इंडेक्स में आपके पास इंडेक्स चलेगा जो न्यूमेरिक होगा, 0 से स्टार्ट होगा, अनवर्ड आगे चलता जाएगा। तो यहाँ हैश की जगह पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पे इंडेक्स लिखूंगा तो मुझे इंडेक्स नज़र आएगा। अब ये इंडेक्स 0 से शुरू होता है तो मैं इसमें +1 भी कर देता हूँ कि मैंने 1 से शुरू करवाना है। कंट्रोल F5 किया, इसकी आउटपुट देख लेते हैं। ये मेरे पास पेज आ गया। इसमें से मैं कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करता हूँ। ये कुछ एक दफ़ा और कुछ 2-3 दफ़ा ऐड कर दी मैंने। व्यू कार्ट किया, ये हमारे पास कार्ट आ गई। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 ये सीरियल नंबर चल गया। बीच में से आपको डिलीट भी करते हैं, डिलीट, तो वो सीरियल नंबर डिस्टर्ब नहीं होता। अब हमारे पास कस्टम रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग RDLC के थ्रू भी होती है। क्रिस्टल रिपोर्ट भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच जो है वो आप HTML CSS से रिपोर्ट बनाएं और जिस तरह की रिपोर्ट आपको रिक्वायर्ड है आप वो बना लें। सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ से मैं इसके ऑर्डर्स पे चला जाता हूँ, जो मेरे पास ऑर्डर्स आए हैं। या मैं देख लेता हूँ किस नाम से मेरे पास पड़ा हुआ है कंट्रोलर। अच्छा, ऑर्डर्स को व्यू नहीं करवाया, तो मैं टेस्ट कंट्रोलर के अंदर ही एक ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल का टेस्ट किया था। यहाँ पे मैं एक HTML रिपोर्ट के नाम से बनाता हूँ, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट रिपोर्ट। ये मैं इसको लिख देता हूँ HTML रिपोर्ट। रिटर्न व्यू, राइट क्लिक किया, ऐड व्यू किया। अब आमतौर पे जो HTML में रिपोर्ट हम बनाते हैं उसका व्यू ब्लैंक रखते हैं। तो यहाँ मैं रेजर पेज ऐड कर रहा हूँ और यहाँ से लेआउट जो है मैं इसको चूज़ नहीं कर रहा। क्रिएट एज पार्शियल व्यू कर लें या बल्कि यूज़ लेआउट पेज ख़त्म कर दें, तो ये आपको प्रॉपर एक HTML पेज बना के देगा। एम्प्टी पेज ऐड करते हैं, वैसे कोई इशू नहीं। ये पेज ऐड हो गया हमारे पास, सेव कर लिया। अब मैं बूटस्ट्रैप डाउनलोड करता हूँ। बूटस्ट्रैप पुराना जो मेरे पास है उसमें बूटस्ट्रैप 3 कर देता हूँ। तो ये getbootstrap.com से आप जाएं और बूटस्ट्रैप का ओल्ड वर्जन यहाँ से आपको मिल जाएगा 3.3.7। इसको डाउनलोड बूटस्ट्रैप करेंगे तो आपके पास कस्टमाइज का ऑप्शन भी होगा। यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन है। इस कस्टमाइज में आप कॉलम ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो ये नॉर्मली 12 कॉलम पे होता है। बाकी चीज़ें जो एक्स्ट्रा है आप निकाल भी सकते हैं यहाँ से, जो निकालना चाहें, और नई जो डालना चाहें वो आप डाल भी सकते हैं। इसमें मैं कुछ चीज़ें चेंज कर देता हूँ, बाकी सारी एज इट इज़ रहना देता हूँ। जो बीच में स्पेसिंग है, देखिए पैडिंग बेस हॉरिजॉन्टल, ये जो 6 है इसको मैं 3 कर देता हूँ, हाफ ऑफ कर रहा हूँ सबको। और ये 12 है, इसको मैं 6 कर रहा हूँ। 10 को 5, ये भी 8, और ये 5 है तो 3 कर रहा हूँ, इसको 5। ये 1 पिक्सल ठीक है, ये 3 है, इसको भी 5 को 3। और बाकी जो लाइन आर्ट वगैरह वो वैसे ही रहे, ठीक है। बॉर्डर रेडियस वगैरह ठीक है। और
टेबल्स में यहाँ 8 पिक्सल है तो मैं 4 पिक्सल कर देता हूँ, 5 को 3 कर देता हूँ। बाकी ऑलमोस्ट ठीक है। अब मैं एंड पे जाता हूँ, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन मैं एंड पे जाके कंपाइल एंड डाउनलोड करता हूँ। इसको ओपन कर लेता हूँ, ये मेरे पास आ गया है। ये फाइलें कॉपी कर लेता हूँ, या ये बूटस्ट्रैप जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये बूटस्ट्रैप मैंने डाउनलोड कर लिया है। इसमें ये फाइलें हैं, ये फाइलें मैं उठा लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, डेस्कटॉप ही पेस्ट कर देता हूँ। इसमें ये कॉन्फ़िग की ज़रूरत नहीं है, बस ये CSS की ज़रूरत है, JS की भी ज़रूरत नहीं है। और CSS में भी अगर मैं जाऊँ तो मेरे पास मल्टीपल फाइल्स है, मैं सिर्फ ये बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप मेन ये दो उठा लेता हूँ, या सिर्फ अगर मैं मेन भी उठा लूँ तो मेरे काम की तो सिर्फ यही है। इसको मैं अपने प्रोजेक्ट में ले आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। www रूट में जाएंगे, CSS में आप पेस्ट करते हैं बेशक, ये मेरे पास पेस्ट हो गया। अच्छा, इसको मैं अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लूँगा यहाँ पे। इसका फ़ायदा ये है कि अब मेरे पास 48 कॉलम्स, सॉरी 48 तो हमने लगाए ही नहीं थे, कस्टमाइज़ तो किया लेकिन 48 नहीं लगाए थे। दोबारा मैं देखता हूँ इसको, ये देखिए ग्रिड कॉलम्स में मेरे पास 12 आ रहे हैं, 12 के बजाय मैं 48 कर लेता हूँ, और ये 30 के बजाय 15 कर लेता हूँ। अब इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, कंपाइल एंड डाउनलोड, ओपन। बस इसमें से मैं ये बूटस्ट्रैप का फोल्डर जो है CSS वाला, ये निकाल लेता हूँ। अब इसमें से सिर्फ मैं मेन वाली फ़ाइल कॉपी कर रहा हूँ, और ये फ़ाइल मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब मेरे पास इसमें ना 48 कॉलम्स आ गए हैं। जब मैं यहाँ यूज़ करूँगा div क्लास इज इक्वल टू कंटेनर, और div क्लास इज इक्वल टू रो, तो यहाँ मैं कॉलम्स जब बनाऊँगा div क्लास इज इक्वल टू कॉल एम डी 24, तो ये देखिए 24 के 2 बनाऊँगा तो ये 48 बनेंगे मिलके। तो अब इसमें मैं अपनी मर्ज़ी की जो भी चीज़ है एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ मेरे पास इमेजेस हैं, इमेजेस में से कोई मैं देखता हूँ, मेरे पास अगर कोई लोगो पड़ा हुआ है तो, नहीं तो मैं लोगो डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मैंने डाउनलोड कर लिया लोगो। अब मैं लोगो यहाँ लेफ़्ट साइड पे लगाना चाह रहा हूँ, ये मेरे पास लोगो है, लेफ़्ट साइड पे लगा दिया। और राइट साइड पे जो भी कोई चीज़ लिखना चाह रहा हूँ, कोई एड्रेस या कोई चीज़ भी, सम एड्रेस गोज़ हियर। अच्छा, जब बूटस्ट्रैप में प्रिंटिंग वाली चीज़ पे काम कर रहे हो तो फिर आपने एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन को यूज़ करना है। कंट्रोल F5 करें, और ये टेस्ट में HTML रिपोर्ट के अंदर, टेस्ट में HTML रिपोर्ट, तो ये देखें इसके साथ रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन ये बूटस्ट्रैप बाय डिफ़ॉल्ट ये भी आ गया। तो मैंने यहाँ बताना है कि मैं लेआउट यूज़ नहीं कर रहा। लेआउट नल कर दिया। अब ये देखिए मेरे पास आ गया। अब मैं इसको ना एक प्रॉपर पेज की शक्ल देना चाहता हूँ, जैसा रिपोर्ट में होता है। तो मेरे पास ये कंटेनर है, यहाँ पे कंटेनर को कोई और क्लास दे देता हूँ, पेज पेज की क्लास दे दी। अब इसके ऊपर मैं एक कस्टम CSS भी ऐड करता हूँ यहाँ पे, जिसको नाम मैं report.css रख देता हूँ। न्यू आइटम, स्टाइल शीट, और इसका नाम मैं report.css रख रहा हूँ, और इसको भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ। अब डॉट पेज
के नाम से मैंने बनाया, तो क्लास बनाई तो डॉट पेज, इसकी सारी डिटेल मैं यहाँ पे लिखूँगा। अब इसमें मैं बताता हूँ कि मेरे पास जो हाइट है, आमतौर पे जो हम पेज यूज़ करते हैं वो 11.5 इंच होता है। हाइट इतनी इंच हो, विड्थ जो है वो 8.3 इंच कर लेते, तो 8.5 होता है, मैं 8.3 कर रहा हूँ। और इसके साथ बॉर्डर ऐड कर देता हूँ, बॉर्डर 1px डॉटेड ब्लैक। और इसके साथ जैसे हमने बॉक्स शेडो पढ़ा था, तो मैं बॉक्स शेडो ऐड कर रहा हूँ, बॉक्स शेडो 005px। और कलर में मैं इसको ये कलर दे देता हूँ, इसको मज़ीद थोड़ा लाइट कर लेते हैं कलर को। ये अब अगर इससे मैं पेज को रिफ्रेश करके देखता हूँ, देखता हूँ मेरे पास क्या आया है। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक पेज बन गया, उसका बॉर्डर भी शो हो गया मुझे। अच्छा, अब ये बॉक्स शेडो को मैं ख़त्म कर देता हूँ, बॉर्डर ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं ना इसके जो कंटेंट हैं, ये देखें, ये नज़र आ गया। इसके कंटेंट के अंदर कुछ थोड़ा सा गैप दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे ना, तो ये गैप जो दिखाना है इसके लिए मुझे पैडिंग यूज़ करनी होगी। मैं पैडिंग कहता हूँ, पैडिंग और 50px पैडिंग लगा देता हूँ। ये एक एक स्टेप पे आप मैं डिज़ाइन करता जा रहा हूँ, साथ साथ आपको दिखाता जा रहा हूँ। अब लोगो बड़ा है, लोगो को मैं छोटा करना चाह रहा हूँ, तो इसी बूट स्ट्रैप के अंदर ही हमारे पास क्लास होती है इमेज और इमेज डैश रिस्पॉन्सिव। और इसी तरह मैं इसको 24 के बजाय 12 करता हूँ, और वो 12 इज़ 36 कह देता हूँ कि मुझे लोगो छोटा सा चाहिए। वैसे आप अपनी CSS लगा के भी आप इसको छोटा कर सकते हैं, तो ये आपके सामने आ गया। इसी तरह ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस आप राइट साइड पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो आपके पास टेक्स्ट राइट के नाम से बनी हुई है क्लास, आप उसको यूज़ कर लें। तो ये टेक्स्ट राइट साइड पे चला गया। ये देखिए एक रिपोर्ट की मतलब डिज़ाइन बनता जा रहा है, इसलिए यहाँ पे मैं टॉप से भी थोड़ा सा गैप देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको मार्जिन टॉप बताऊँगा, बल्कि मैं सिर्फ मार्जिन बताता हूँ, और मार्जिन में बताता हूँ कि 100px 0 ऑटो, 100px ऑटो। ऑटो का मतलब राइट लेफ्ट से ऑटो, यानी मैं सेंटर में देखना चाहता हूँ, टॉप बॉटम से 100px का गैप। 100 बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं इसको जस्ट 30 कर लेता हूँ। ये चीज़, ये अगर आप देखना चाहें तो ये पेज बन गया है। अब इसमें आप क्या दिखाना चाहते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स दिखाना चाहते हैं या जो भी चीज़ दिखाना चाहते हैं, मैं यहाँ से डेटाबेस को इंजेक्ट करता हूँ और जो भी मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्ट दिखाना चाह रहा हूँ। तो इंजेक्ट ऐप DB कॉन्टेक्स DB, या कॉन्टेक्स जो भी नाम आप देना चाहें। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स लेना चाह रहा हूँ, आर प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू DB डॉट प्रोडक्ट्स डॉट सेलेक्ट। सिलेक्ट में मैं अपनी मर्जी के एट्रीब्यूट्स उठाऊंगा, मैं सारा डाटा नहीं लेना चाह रहा। टू लिस्ट, अच्छा यहाँ पे M गोज टू न्यू ऐसे लिखना है, तो टू लिस्ट आ पाएगा। मुझे प्रोडक्ट के कौन कौन से एट्रीब्यूट चाहिए, मुझे इसका टाइटल चाहिए, इसकी कैटेगरी का नेम चाहिए, उसको मैं कॉलम में बताऊंगा कि ये कैटेगरी है, टाइटल है, इसकी कैटेगरी है, पेरेंट कैटेगरी अगर बनी होगी तो कैटेगरी डॉट पेरेंट, इसी तरह M डॉट प्राइस। देखिए कुछ चीज़ों में मैं यहाँ इज इक्वल टू का साइन यूज़ कर रहा हूँ, वो इस वजह से कि देखें यहाँ पे कैटेगरी का जो पेरेंट है उसका मैं टाइटल लेना चाह रहा हूँ, नेम लेना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए ये एंड वाला इसको एज ए प्रॉपर्टी यूज़ करता है, तो यहाँ भी नेम हो जाएगी, यहाँ भी नेम हो जाएगी। तो यहाँ मैंने कैटेगरी कर ली, यहाँ पेरेंट कैटेगरी कर ली। यहाँ पे टाइटल चाहिए था वो तो ठीक है, यहाँ पे प्राइस चाहिए वो भी ठीक है। इसी तरह M डॉट और जो भी चीज़ें आपके पास हैं, इमेजेस हैं तो इमेजेस, आपके पास मल्टीपल इमेजेस हैं उसमें से आप सिलेक्ट करें। M है तो अब मैं N यूज़ कर रहा हूँ, N गोज़ टू N डॉट इमेज URL डॉट फर्स्ट डिफ़ॉल्ट, पहला इमेज उसके उठा रहा हूँ। अब इसको चूँकि मेथड था
मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इमेज यूआरएल। प्राइस भी आ गई। इसके अलावा जो जो चीज़ें आप डालना चाहें यहाँ पे आप डाल सकते हैं। आपके सारी प्रोडक्ट्स इसके अंदर आ गए। यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ। ये मेरे पास आ गया जो भी एड्रेस वगैरह था। यहाँ मैं एक दूसरी रो बनाता हूँ अब। कॉल MD 48 48 में दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ, HTML टेबल सिंपल। उसमें ये टी हेड हो गया मेरे पास। टी हेड में यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सी है उसका नाम या टाइटल, किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, और पेरेंट कैटेगरी क्या है उसकी। अगर होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर ब्लैंक छोड़ देगा। इसी तरह इसकी प्राइस क्या है, और यहाँ पे DP इमेज डिस्प्ले पिक्चर लिख दिया। ये मेरे पास आ गया। इसको मैं टी हेड में ऐड कर देता हूँ, टी हेड, और नीचे टी बॉडी बना लेता हूँ जहाँ पे मैंने सारी प्रोडक्ट्स दिखानी है वहाँ पे इसी को पेस्ट कर दिया। यहाँ पे फॉर ईच का लूप लगाऊंगा, फॉर ईच और आइटम इन प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स एक एक आइटम निकाल के मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं काउंटर बनाऊंगा। तो यहाँ पे पहले काउंटर बना लेता हूँ, इंट काउंटर इज इक्वल टू 0, और यहाँ मैं काउंटर में प्लस प्लस कर दूंगा, काउंटर प्लस प्लस। यहाँ पे मैं @काउंटर काउंटर दिखाऊंगा। प्रोडक्ट एटम डॉट टाइटल, ये प्रोडक्ट का टाइटल आ गया। एटम डॉट कैटेगरी, एटम डॉट पेरेंट कैटेगरी, और एटम डॉट प्राइस। और यहाँ पे अगर इमेज अपलोडेड है तो इमेज दिखाना है। तो इमेज का टैग लगाया, सोर्स इज इक्वल टू @atom डॉट इमेज URL, alt इज इक्वल टू NA या नॉट अवेलेबल कोई भी लिख दें, और क्लास इज इक्वल टू इमेज, इमेज डैश रेस्पॉन्सिव। ये मैंने कुछ इसके एट्रीब्यूट उठाए और डाल दिए। या इसके बाद मैं ऐड करता हूँ क्लास टेबल, टेबल डैश बॉर्डर, टेबल हो और बॉर्डर लगाओ उसके साथ। आप देखें ये मेरे पास आ गया। सिर्फ इसकी इमेजेस जो है वो बड़ी बड़ी हैं। इमेजेस को मैं बिल्कुल संभाल दिखाना चाहता हूँ, और ये जितने मैंने TH यूज़ किया मैं इनकी जगह TD यूज़ करूँगा। ये हो गया। अब यहाँ तो मैं कोई क्लास ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे इमेज के साथ, ताकि उस क्लास में बता सकूँ। यहाँ मैं बता देता हूँ इमेज रिपोर्ट 1 में जो इमेज आ रहा है प्रोडक्ट इमेज, report.css में गया। यहाँ मैंने बताया जो प्रोडक्ट इमेज है उसकी हाइट जो मैंने सेट करनी है वो 20 px सेट करनी है। तो ये देखिए हमारे पास एक बन गया, प्रोडक्ट का पेज बन गया। अब ये जो 50-50 है ना, ये थोड़ा ज़्यादा है, इसको भी मैं कम कर लेता हूँ। पैडिंग में जस्ट 20 रखता हूँ, और इसी तरह टॉप बॉटम मार्जिन जो है वो भी 20-20 कर रहा हूँ। हाँ ये 20 कम हो गया। यहाँ पे 30 कर देता हूँ, बस यहाँ पे ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका ये बैकग्राउंड है, इसमें मतलब बैकग्राउंड आना चाहिए, कलर आना चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ। बल्कि इसको बता देता हूँ कि जितने भी टेबल हैं उनका टी हेड जो है, टी हेड उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक होना चाहिए, और नॉर्मल जो मतलब टेक्स्ट का कलर होगा वो वाइट होना चाहिए। दोनों के साथ इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ कि ये लाजमन अप्लाई हो। तो ये देखें
अप्लाई हो गया। इसके बाद हमारे पास ये बॉर्डर है, अगर मैं इसको जूम करके देखूं, ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर का कलर भी मैं चाहता हूँ कि ब्लैक आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे मैं बॉर्डर को सर्च करता हूँ, बॉर्डर, ये देखिए ये बॉर्डर आ रहा है यहाँ पे। इस पूरे ब्लॉक को कॉपी करता हूँ जिसमें ये सी एस एस, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर सी एस एस अप्लाई हो रही है, ये सब के ऊपर मैंने किया। और यहाँ पे बॉर्डर लिखा 1 पिक्सल, 1 पिक्सल जो जो लिखा वो वैसा ही रहे, मैं सिर्फ बॉर्डर कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो बॉर्डर डैश कलर ब्लैक। आप देखें ये सारे ब्लैक कलर में आ गए। अब इसको जितना अच्छा बनाते जाएं ये बनता जाएगा। और जब इसको आप कंट्रोल पी करें, ये सॉरी, फायरफॉक्स में खोला हुआ, मैं इसको गूगल क्रोम में खोलता हूँ। ये मेरे पास ओपन हो गया। अब इसको कंट्रोल पी करता हूँ, तो ये देखिए मुझे एक प्रॉपर व्यू में ये दिखा आ रहा है। सिर्फ इसमें एक चीज़ का प्रॉब्लम है, ये रिपोर्ट तो ठीक है, लेकिन इसमें ये देखें कि ये बॉर्डर आ रहा है, ये बॉर्डर नहीं आना चाहिए, फिर ये ऊपर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ रही हैं, ये नहीं आनी चाहिए। मैं इन सबको 1 बाय 1 सेट करता हूँ। मैं इन सब चीज़ों को 1 बाय 1 सेट करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि ये जो इसमें पैडिंग और मार्जिन डला हुआ ना, ये मैं यहाँ से कट करता हूँ, और ये जो बॉर्डर भी डला हुआ है ये भी यहाँ से कट करता हूँ। ये इसको मैं बताता हूँ, @मीडिया लिख के डबल टैप प्रेस किया, तो ये इसने बता दिया ओनली स्क्रीन, कि ये सिर्फ स्क्रीन पे हो। एंड एंड में नहीं लगाना चाहता, बस सिर्फ स्क्रीन हो, मुझे मेरे इतने काफ़ी है। इसके अंदर मैं ये पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी, डॉट पेज की क्लास बनाता हूँ, कि स्क्रीन पे पेज की क्लास पे ये चीज़ें अप्लाई हों, लेकिन वैसे अप्लाई ना हो। अब मैं इस पे प्रोजेक्ट को एक्सेस करता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इसको कंट्रोल पी करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त मेरे पास कोई मतलब इसके ऊपर पैडिंग वगैरह, उसके सॉरी बॉर्डर नहीं आ रहा। और यहाँ पे मोर सेटिंग में जाऊँगा, तो ये मेरे पास ना आ रहा है कि बैकग्राउंड ग्राफिक्स दिखाने के लिए मैं कहूँगा बैकग्राउंड ग्राफिक दिखा दें। तो अभी देखें बैकग्राउंड ग्राफिक मैंने टिक लगाई, लेकिन अभी भी ये यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आया। इसके लिए मैं फिर अभी कोड में जाके सेट करता हूँ। और बाकी आप देखें बिल्कुल रिपोर्ट की तरह का इमेज, जो छोटा बड़ा करना चाहे वो आपकी मर्ज़ी है, और बाकी चीज़ें जिस तरह एडजस्ट करना चाहे। ये टॉप पे जो डेट आ रही है, ये एक्चुअली रिपोर्ट लिखा हुआ है, तो ये हेडर एंड फुटर लगा हुआ है, हेडर एंड फुटर को ख़त्म कर दें, तो आप देख सकते हैं कि वो चीज़ें भी रिमूव हो गई हैं। बाकी ये देखें कि ये 2 पेजेस पे जा रहा है, इसको एक पेज पे आना चाहिए, तो यहाँ देखें लेटर सिलेक्टेड है, आप A4 सेलेक्ट कर लें, A4 में ये एक पेज पे रिपोर्ट आएगी। तो इसको इस वक्त आप पीडीएफ सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ आपके पास सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन भी है, और आप इसको सेव करें, और सेव करके यहाँ डेस्कटॉप पे रख दें HTML रिपोर्ट के नाम से। तो आप देख सकते हैं कि ये HTML रिपोर्ट आ गई। ये रिपोर्ट आप किसी भी बना के अपने सॉफ्टवेयर से भेज सकते हैं कि ये आपकी HTML रिपोर्ट है, इसमें जो भी डाटा आ रहा है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ये कस्टम रिपोर्टिंग थी। अब इसमें जितना आप मज़ीद आगे काम करना चाहें कर सकते हैं। सिर्फ इसमें अभी बैकग्राउंड ग्राफिक नहीं आ रही, उसको मैं रिज़ॉल्व करवा के देता हूँ। तो यहाँ मेरे पास ये ब्लैक कलर है, बॉर्डर कलर, हाँ इसको भी इम्पोर्टेंट लगा दें। और ये जो इसका, हाँ बैकग्राउंड था, ये TH का बैकग्राउंड मैंने बताया कि ये होना चाहिए, TH का बैकग्राउंड, ठीक है, लेकिन इसने शो नहीं करवाया। मैं देखता हूँ इसको। एक तो इसको इनलाइन देंगे तो फिर तो ज़रूर आएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इधर से ही आ जाए। मैं यहाँ इसको कोई आईडी दे देता हूँ, देखता हूँ अगर आईडी के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ देख लेता हूँ। इसको आईडी दे देता हूँ, ID TBL1।
टेबल में टी हेड में जो टी एच है उसका बैकग्राउंड ये होना चाहिए। इसी तरह मैं इसको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो आईडी लगी हुई है TBL1 उसमें भी टी हेड का जो टी एच है उसका ये बैकग्राउंड होना चाहिए। अच्छा, अभी भी नहीं आ रहा। हाँ, बैकग्राउंड ग्राफिक टिक लगी हुई है। ठीक है। अच्छा, इसका बैकग्राउंड हमें शो नहीं हो रहा। उसके लिए हमें एक दो चीज़ें करूँगा। एक तो मैंने यहाँ पे जो आईडी लगाई TBL1 उसके अगेंस्ट भी मैंने यहाँ पे स्टाइल दे दिया और इम्पोर्टेंट लगा दिया। अगर अब भी नहीं लगती तो फिर मुझे एक एक जो है उसको अलग बताना पड़ेगा। ये वैसे इस क्लास को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ जहाँ पे हम बॉर्डर लगा रहे हैं। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ TH में TR और उसमें जितने भी TH हैं वो सारे के सारे। इनको भी मैंने ले लिया यहाँ पे यहाँ तक। इसको आप देख सकते हैं कि मैंने बताया टेबल बॉर्डर्ड में जो TH है उसके अंदर TR उसके अंदर जो TH है उसका बैकग्राउंड कलर और कलर दोनों दे दिए। कंट्रोल P किया तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब जो भी कलर देना चाहे आ सकता है। तो ये एक फुली कस्टमाइज रिपोर्ट है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी चीज़ें दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे है कि CSS को यूज़ करते हुए आप कितनी अच्छी रिपोर्ट बना सकते हैं। अब इनके दो बीच में गैप होना चाहिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप मतलब एक हाइट 10 हाइट की या 20 हाइट की डिव रख लें जो इन दोनों के बीच में स्पेस देगी, या इसके मार्जिन बॉटम लगा दें या इस टेबल का मार्जिन टॉप लगा दें। तो ये आपके पास रिपोर्ट जो है बनाने का तरीकाकार है। इससे आप इजीली रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास रोटाटिवा के नाम से एक यूज़ होता है टूल। यहाँ पे मैं इंस्टॉल करता हूँ मैंने नुगेट पैकेजेस और यहाँ पे रोटाटिवा। ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास रोटाटिवा है। इसको आप इंस्टॉल कर लें और ये मतलब लास्ट टाइम पे 2017 में पब्लिश हुआ था। और ये आप देख लें कि rotativa.asp.net कोर, हमने ये कोर वाला करना है। ये 2018 में हुआ है। इंस्टॉल करें। इतने काफ़ी सारी चीज़ें डाउनलोड की हैं और ये मुझे बता रहा है कि ये चीज़ें इंस्टॉल करेगा। जो इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं पैकेजेस हैं वो सारे मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो ये इसने इंस्टॉल कर दिया। अब मैं ये जो रिपोर्ट मैंने बनाई है इसी के मैं एक्शन पे चला जाता हूँ। HTML रिपोर्ट, गो टू कंट्रोलर यहाँ पे, और यहाँ रिटर्न व्यू के बजाय यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न व्यू एज PDF और इसको रन किया। अच्छा, यहाँ पे ये मुझसे इनपुट भी पूछ रहा है। व्यू एज PDF करूँगा तो या मैं इसको बताता हूँ रिटर्न न्यू व्यू एज PDF। अब ठीक है। इसमें अगर यहाँ से आपको डेटाबेस से एक चीज़ गेट कर रहे हैं और एक्शन के अंदर वो लेके जानी है तो आप यहाँ पे मॉडल भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ आप की मर्ज़ी है, आप मॉडल का डाटा पास करें या फिर आप व्यू पे ही वो चीज़ ले सकते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट में आप मॉडल पास कर सकते हैं। खैर मैं तो इस वक्त व्यू पे ही डेटाबेस से चीज़ें उठा रहा हूँ। अब इसको मैं दोबारा करता हूँ। अच्छा, इसका पाथ 1 इसको कोर के साथ वैसे भी मैंने इंटीग्रेट तो नहीं किया, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। .NET MVC में किया। इसको मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ।
मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई इशू है। डॉट नेट MVC 5 में तो ये प्रॉपर काम करता था, लेकिन यहाँ पे इसका कोई पाथ सेट करना होता है। ये पाथ नहीं उठा रहा। इसको मैं फिर कभी देखूँगा और जो सलूशन होगा फिर निकाल के इंशाल्लाह बता दूँगा। अभी जो है इसको मैं रन करता हूँ तो ये इसमें से फ़ाइल ढूँढता है, लेकिन वो फ़ाइल इसको मिलती नहीं है। तो ये एरर देता है। ये देखें, यहाँ से ये फ़ाइल ढूँढ रहा है, लेकिन ये फ़ाइल इसके अंदर अभी पड़ी हुई भी नहीं है ना। ये WK HTML टू PDF, बेसिकली ये एक फ़ाइल इंस्टॉल होती है उसके साथ, जो शायद वो मेरे ख्याल में पैकेज मिस कर गया हूँ मैं दोबारा इंस्टॉल करता हूँ, क्योंकि ये 2 पैकेज मेरे ख्याल में इंस्टॉल होते हैं या 3 पैकेज इकट्ठे इंस्टॉल करते हैं। .HQ के नाम से भी होता है। ब्राउज़ में आया, फिर यहाँ पे रोटाटिवा, एक ये रोटाटिवा HQ है, इसको भी इंस्टॉल करें, और रोटाटिवा कोर के नाम से ये भी इंस्टॉल करें। और ये रोटाटिवा कोर के नाम से है, ये भी इंस्टॉल कर लें। ये जब ये वाली फ़ाइल अगर हमारे सिस्टम में आ जाती है तो इट मीन्स कि अब हमारा काम हो गया है। फिर ये कर लेगा, तो मैं इसको यहाँ से फाइंड भी कर लेता हूँ कि ये फ़ाइल यहाँ पे अभी देखें कि हमारे पास ये फ़ाइल नहीं है ये भी। खैर अभी ये पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, ये हो जाता है तो उसके बाद हम चेक करते हैं। एक्सेप्ट। ये रोटेटिव HQ एस्पिरेंट कोर, तो ये भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब एक्सेप्ट करूँगा, ये भी हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। अभी यहाँ पे तो नहीं शो कर रहा मुझे। ये एक फ़ोल्डर ऐड करता है जो यहाँ पे भी इसने ऐड नहीं किया। मैं यहाँ पे जाके चेक कर लेता हूँ। हाँ, इसने अभी तक ऐड नहीं किया। यहाँ से मैं इसको राइट क्लिक करके पब्लिश भी कर लेता हूँ। चेक करता हूँ पब्लिश करते वक्त ये वहाँ पे मतलब मुझे फ़ाइल देगा कि नहीं देगा। तो इसको एक एक्जी फ़ाइल देनी चाहिए जो HTML से PDF में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है। रोटाटिवा उसी एक्जी को यूज़ करता है जो हमें HTML से HTML और CSS के व्यू को PDF में कन्वर्ट करके दे देती है। ये पब्लिश का मैकेनिज्म मैं बाद में बताऊंगा, सिर्फ मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास रोटाटिवा आ रही है कि नहीं है। देखिए इसकी DLLs आ रही हैं, लेकिन इसकी एक एक्जी होती है वो नहीं आ रही। चलें बहरहाल फिर एक दफ़ा मैं ट्राई कर लेता हूँ। उसको पाथ भी दे देता हूँ ये वाला आई वेब होस्टिंग एनवायरनमेंट। अच्छा, ये तो रिटर्न नहीं कर देता, मुझे वापस भेज देता टेस्ट में। आ, किस नाम से मैंने बनाया था, टेस्ट में HTML रिपोर्ट। हाँ, ये अभी भी फिर वही कह रहा है, वैल्यू कैन नॉट नल।
इसको मैं यहाँ फिर स्टार्टअप में डालता हूँ। कुछ एक्स्ट्रा भी कॉपी हो गया था। इसको रिजॉल्व करता हूँ तो ये कहता है कि आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एस्पिनेट कोर इस तरह पूरा नाम लिखें, क्योंकि वो दोनों असेंबलीज में सेम नाम से एक फ़ाइल मौजूद है। अब मैं रन करता हूँ। अभी वो कहता है फोल्डर कंटेनिंग नॉट फाउंड। बेसिकली ये फोल्डर नहीं मेरा, ये मेरे पास अभी फोल्डर पड़ा हुआ है, MSC4 में 5 में है। वहाँ से उठा के मैं यहाँ रख दूँगा तो ये काम करेगा। लेकिन ये इस तरह नहीं करना चाह रहा, मैं इसी के पैकेज को देखना चाह रहा हूँ कि इसी के साथ अपडेट हो जाए। खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देख लेंगे, या नेक्स्ट जब ये इशू सॉल्व होता है तो मैं बताऊँगा, क्योंकि इसका भी वर्जन भी 1.1.1 है। तो नया वर्जन आने पे ये खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा, या फिर हम इसको पुराने प्रोजेक्ट से कॉपी करके ले आएंगे। खैर ये हमें मतलब ये पूरा पेज जो है या ब्राउज़र में एज ए PDF शो करा देता है, इसका ये फ़ायदा है। नेक्स्ट हमारे पास ना जॉइंस हैं, लेकिन जॉइंस को हम पढ़ते नहीं हैं। थोड़ा सा वैसे मैं बता देना चाहता हूँ, चूँकि हम एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो वो खुद जॉइंस लगाता है, उसके बदले में हमने लिंक पढ़ी है। लिंक से वो सारे काम हो जाते हैं जो हम जॉइंस से कहते हैं, अगर हमारा स्ट्रक्चर प्रॉपर बना हुआ तो। लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है जॉइंस की, तो ये देखें लेफ़्ट जॉइन है। लेफ़्ट जॉइन में आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे बाल नहीं आ रहे, दाढ़ी आ रही है। और राइट जॉइन में यहाँ बाल आ रहे हैं, दाढ़ी नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट जॉइन में लेफ़्ट वाली सारी चीज़ें आएंगी और राइट वाली नहीं आ रही। इसमें राइट वाली आ रही हैं, लेफ़्ट वाली नहीं आ रही। और इनर जॉइन में न राइट आ रहा है न लेफ़्ट आ रहा है, दोनों को जो कॉमन है वो आ रहा है, यानी कि यहाँ भी पूछे हैं यहाँ भी पूछे हैं, तो ये दोनों का आ रहा है। फुल आउटर जॉइन में आपके पास लेफ़्ट राइट सारे मिक्स होके आ रहे होते हैं। तो इस लेफ़्ट जॉइन का मतलब है लेफ़्ट वाले सारे रिकॉर्ड प्लस राइट में जो कॉमन है वो। इसी तरह राइट जॉइन में राइट वाले सारे रिकॉर्ड और लेफ़्ट में जो कॉमन है वो। और इनर जॉइन में दोनों तरफ जो कॉमन राइट और लेफ्ट में कॉमन बन रहा है वो नज़र आएगा आपको। और फुल आउटर जॉइन में राइट और लेफ्ट दोनों को मिला के वो फुल आपको व्यू देगा। जो राइट तरफ चीज़ें हैं वो भी सारी आ जाएंगी, लेफ्ट वाली भी सारी आ जाएंगी। जॉइंट्स की क्यूरीज कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, ये भी एक लंबा टॉपिक है। मैं इस पे मतलब चूँकि हम उस तरह नहीं करते, काम नहीं करते आजकल, काम करने का तरीकाकार बदल गया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, इस अप्रोच पे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ उस हवाले से। अभी हमारा ये कस्टम रिपोर्टिंग वाला क्लियर हो चुका है। टाइम रिलेटेड एक्शन अगर हमने कोई करना है वो मैं बता देता हूँ कि किसी भी एक्शन में आप जब कोई चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये टेस्ट कंट्रोलर है, इसकी ही बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आप कॉक एडमिन का गेट है और यहाँ एक आपने पोस्ट बनाया हुआ है। ये जैसे आपने कोई भी है, ये एजेक्स है, एजेक्स के नाम से आपने एक रखा हुआ, तो एजेक्स का यहाँ पे एक पोस्ट बना लेंगे। आपका ये फॉर्म है, ठीक है, दोनों दोनों तरफ लगाना होगा, गेट में भी पोस्ट में। मैं सिर्फ फिलहाल गेट में बता रहा हूँ। आप चेक कर लेंगे कि इस वक्त डेट टाइम डॉट नाउ करंट टाइम जो आ रहा है, अपने डीबी से एक टाइम ले लें। वह टाइम इज इक्वल टू जो भी डाटाबेस के किसी कॉलम में रखा होगा, वहाँ से सिलेक्ट टाइम करेंगे तो आपके पास एक नया डेट टाइम आ जाएगा। मसलन आज 12 बजे का रखाना है तो मैं इसमें रखता हूँ 2020। और मंथ जो है मेरे पास 9/29 डेट है। और 11/23 आवर्स 59 मिनट 59 सेकेंड्स, ये मेरे पास मैक्स अलाउड टाइम है। डेटाबेस से निकाल लेंगे या हार्ड कोड करेंगे, जो भी आप करें, ये अब आप पे है। अब मैं लिखूँगा नाउ, अगर ग्रेटर देन मैक्स टाइम है तो इसका मतलब है कि ये जो मैंने टाइम सेट किया हो ना,
इस काम इससे आगे चला जा चुका है। तो यहाँ आप रिटर्न, रीडायरेक्ट टू एक्शन, एक्सपायर्ड के नाम से एक एक्शन बना लें, उस पे लेके जाएं। जब इधर आए अब आप एक्सपायर्ड के नाम से एक्शन बना लें, एक्शन एक्सपायर्ड, या मैं रिटर्न जैसे नहीं कर देता हूँ, वैसे आप अपना व्यू बना लें या जो भी चीज़ दिखानी हो। तो यहाँ मैं कहूँगा कि न्यू, या ऐसे स्ट्रिंग में भेज देता हूँ मैसेज, ये टाइम अप, वैसे कोई भी मैसेज आप बना सकते हैं। तो ये टाइम रिलेटेड जो भी एक्टिविटी करनी होती है, ये वाला जो टाइम है, आप या तो हार्ड कोड कर रहे हैं या फिर डेटाबेस से उठा लेते हैं। अब यहाँ पे आगे ये आपके पास डेटाबेस है, आप अपना डेटाबेस इसमें से खोलें। ये टेबल्स आ गए, इसमें आप व्यूज़ पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, न्यू व्यू करेंगे। ये आपके पास व्यू आ गया। कौन सी चीज़ को मिला के आप क्या बनाना चाहते हैं, आप कहते हैं ऑर्डर और ऑर्डर डिटेल को मिक्स करके आप एक व्यू बनाना चाहते हैं, ऐड करें। तो ये दोनों टेबल आ गए आपके पास। अब आपको कौन कौन से कॉलम रिक्वायर्ड हैं, तो ये आप यहाँ बताएं कि आप, ये मसलन आपके पास ये कॉलम रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो जो जो कॉलम आपको रिक्वायर्ड होगा वो इसमें ऐड करता जाएगा। तो मैं कहता हूँ मुझे प्रोडक्ट आईडी रिक्वायर्ड है, प्रोडक्ट आईडी आ गया। और दूसरे टेबल में क्या रिक्वायर्ड है, ये दोनों, मतलब ये आपके पास इंटरफेस होता है, यहाँ से आप डिज़ाइन करते जाते हैं या यहाँ पे आप टिक लगाते जाते हैं कि मुझे ये कॉलम इस तरह रिक्वायर्ड है। और ये बता रहा है कि रिलेशन किस बेस पे बनेगा। तो ये बता रहा है कि ऑर्डर डिटेल में जो ऑर्डर आईडी है, इसी तरह ऑर्डर के अंदर जो आईडी है उसकी बेस पे बनेगा, और ये इनर जॉइन होगा। इसी तरह आउटर जॉइन है, लेफ़्ट जॉइन है, ठीक है, और फुल जॉइन है। खैर जॉइंस पे इतना ज़्यादा मैं फ़ोकस नहीं करता, और ना ही मुझे अब सही तरीके से याद है कि कौन कौन से जॉइंस होते थे, क्योंकि उन पे काम करना ही छोड़ दिया। अब तो इंटरेक्टिव फ्रेमवर्क पे आ गए, तो वो चीज़ें हमारी आसानी से सॉल्व हो जाती है। ये एसक्यूएल जॉइंस भी ख़त्म कर रहा हूँ मैं इसे। अब हमारे पास एंटायर प्रोजेक्ट एसएमएस सेंडिंग और वेब रियल टाइम कम्युनिकेशन सिग्नल आर, यानी कि, और ब्लेज़र सर्वर और ब्लेज़र क्लाइंट ज़ैमरीन, इनके डेमो, तीनों के डेमो इंशाल्लाह कल की डेट में हो जाएंगे। और इसके बाद डोमेन होस्टिंग और रोल बेस्ड सिक्योरिटी एक दिन इस पे लग जाएगा। और ये एंटायर प्रोजेक्ट और एसएमएस सेंडिंग, ये इनके साथ, इसके साथ करवा दूंगा इंशाल्लाह। 2 लेक्चर में नेक्स्ट हमारा कोर्स कवर अप हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।